दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं आप लोगों को एक नया सब एडू चेतना के नाम से एक नया कोर्स फिजिक्स के और मैथ के लिए शुरू कर रहा हूं। मैं विशेष तो नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा, स्टूडेंट्स आर द जज ऑफ द टीचर। स्टूडेंट्स ही टीचर का जज होता है। आप खुद ही समझ जाएंगे 10 से 15-20 क्लास में कि हाँ, हम कहाँ पर देख रहे हैं, किस चैनल को देख रहे हैं। ये जज तो आपको करना होगा। मैं विशेष नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा, कोई कहता है कि मैं चाय वाला हूँ, कोई कहता है कि मैं फिजिक्स वाला हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मैं नंदलाला हूँ। कोई क्या जाने, मैं कौवा चढ़ाने वाला हूँ, मैं तो कंसेप्ट देने वाला हूँ। तो ये कंसेप्ट का जज स्टूडेंट्स करेंगे, आपको करना होगा। मैं आपको विशेष कुछ नहीं कहूँगा। मैं 30 वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूँ और सारा फिजिक्स और मैथ एक कहानी के तौर पर पढ़ाऊँगा, आध्यात्मिक ढंग से पढ़ाऊँगा। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो, फ्रिक्शन हो। अगर आपको लगे कि सर कहानी नहीं कहते हैं और इजीएस्ट ढंग से फिजिक्स को नहीं कर दिए हैं, आप चैनल नहीं देखेंगे। ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आप हमें जरूर प्रोत्साहन करेंगे। और मैं भी आपको हर फिजिक्स के हर एग्जाम्पल में एक कहानी, फिजिक्स को रिलेटेड हुए कहानी कहूँगा। फिजिक्स से हट के कोई कहानी नहीं कहूँगा, चाहे वह मैथ हो, चाहे वह कॉम्प्लेक्स नंबर हो। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर नाम पड़ा, क्या है उससे, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन होता है, बच्चे क्यों रोटेशन से भागते हैं, साथ ही साथ फिजिक्स में वो रोटेशनल डायनामिक्स से भागते हैं, इसका मुख्य कारण है। मैं आपसे कहता हूं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक दूसरे का कोरिलेट करता है। वही टीचर आपको फिजिक्स पढ़ा सकता है जो कि मैथ का एक्सपर्ट हो, और वही टीचर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है जो फिजिक्स का एक्सपर्ट हो। क्योंकि फिजिक्स का कुछ चैप्टर जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, उसका डायरेक्ट यूज बीएससी में मैथमेटिक्स में होता है, और मैथ का तो एप्लीकेशन फिजिक्स में है ही। बिना मैथ के तो फिजिक्स चल ही नहीं सकता है। इसका तो जजमेंट आप करेंगे पढ़ाने के बाद। और फिजिक्स बहुत आसान है, इतना आसान है कि मैं हनुमान जी नहीं हूं कि कलेजा चीर के दिखला दूं। ये तो जजमेंट तुझे करना होगा विद्यार्थीगण, आप सब लोगों को करना होगा। 1-2 महीना के अंदर ही जजमेंट करेंगे। और आपको लगे कि हाँ, हम आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो आप डिसलाइक भर देना, तनिक भी पीछे मत हटना डिसलाइक देने से। और लगे कि नहीं, तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, तुम्हारे भाग को मैं बदल दूंगा निश्चित रूप से, तो तुम लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना डिसलाइक। 11-12 नीट आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद जब एडवांस के लिए हो जाएगा, बेस आपका बन जाएगा, तब मैं साथ ही साथ बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए पढ़ाऊंगा। ऐसा इसलिए कि मैं समझता हूं इस कोरोना पीरियड में हमारे बच्चे 11th और 12th ठीक से नहीं पढ़े और उन्हें प्रमोट कर दिया गया और वो बीएससी में पहुंच गए हैं। लेकिन सच्चाई बात तो ये है कि उन्हें आईएससी का इंटरनल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको 11th-12th नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस का संपूर्ण नॉलेज दूंगा, कंप्लीट डीपली नॉलेज दूंगा। उसके तुरंत जस्ट बाद मैं आपको बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए भी शुरू करूंगा। जो बच्चे बीपीएससी, यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे ऑप्शनल, उनके लिए भी मैं मैथ और फिजिक्स दोनों ही पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एमएससी और जेआरएफ एसआईआर यूजीसी नेट के लिए भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। आप जजमेंट करेंगे ये बीपीएससी यूपीएससी पढ़ने के बाद कि हाँ, कितना अंतर है। बीपीएससी और यूपीएससी में मात्र 10% सिलेबस का अंतर है, 90% सिलेबस दोनों का समान है। वह 10% मैं बीपीएससी को पढ़ाने के बाद यूपीएससी को ऐड कर दूंगा, क्योंकि 10% इसमें ज़्यादा है। उसके बाद जो बच्चे एमएससी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उन्हें एमएससी के लिए भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप जो बच्चे 11th के मैथमेटिक्स के लिए है, सबसे पहले उन्हें हम सेट थ्योरी की जानकारी देंगे, उसके बाद फंक्शन देंगे, फिर अलजेब्रा में है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, जो भी अलजेब्रा में है, बाइनोमियल थ्योरम है, उसे मैं पॉइंट वाइज करके आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज करके पढ़ाऊंगा। फिर कोऑर्डिनेट में मैं आपको स्ट्रेट लाइन है, स्लोप है। यहाँ पर बच्चे को बहुत से ऐसे बुक हैं
जिसमें 1000 फार्मूला लिखा हुआ है। मैं कहता हूं 1000 फार्मूला पढ़ के कोई भी विद्यार्थी हॉल में नहीं जा सकता है, वो असंभव है। जैसे स्ट्रेट लाइन में भी मैंने देखा है बहुत से किताब में 20 गो फार्मूला है। मैं 20 फार्मूला कभी भी पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, सिर्फ एक फार्मूला कहूंगा कि तुम मुझे पॉइंट दो, स्लोप दो, मैं तुझे स्ट्रेट लाइन दूंगा। और सर्किल में कहूंगा कि तुम मुझे सेंटर दो, रेडियस दो, मैं तुझे सर्किल दूंगा। उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ 2 फार्मूला पर 2 चैप्टर खत्म करके बता दूंगा। चाहे वह प्रॉब्लम आईआईटी का हो, जेईई एडवांस का हो, कितना ही हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम हो, मात्र 2 फार्मूला, तुम मुझे पॉइंट दो, तुम मुझे स्लोप दो, मैं तुझे स्ट्रेट लाइन दूंगा। तुम मुझे सेंटर दो, तुम मुझे रेडियस दो, मैं तुझे सर्किल दूंगा। इफ यू विल गिव मी पॉइंट एंड स्लोप, आई विल गिव यू इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एंड इफ यू विल गिव मी सेंटर एंड रेडियस, आई विल गिव यू इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो बंधु, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चा की तरह पढ़ाएंगे। कैलकुलस तो मेरा फेवरेट रहा है, उसके बारे में कहना ही क्या है, वो तो बिल्कुल पानी की तरह बहा दूंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी बहुत रोचक है, बहुत आसान है। इस प्रोबेबिलिटी से बच्चे डरते हैं, लेकिन याद रखना ये बीपीएससी ऑप्शनल में भी तुमको काम देगा। आईएएससी से लेके तुम बीपीएससी ऑप्शनल तक जाओगे, और इसमें कुछ है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, और रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाऊंगा उसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। बेज थ्योरी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, साथ ही साथ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी भी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी पर ही आधारित है। एक एक चीज मैं तुझे बारीक ढंग से बताऊंगा। फार्मूला नहीं याद रखना है, अगर फार्मूला याद रखोगे तो तुम हॉल में भूल जाओगे। मैं होल फिजिक्स में और होल मैथमेटिक्स में दावे के साथ कहता हूं कि तुझे फार्मूला याद नहीं करने दूंगा, और तुम भूल जाओगे। ताकि तुम भूलो ही नहीं, इसलिए तुझे याद नहीं करोगे तो भूलने का मौका ना मिलेगा। उस तरह से मैं तुझे फिजिक्स और मैथ का गाइड करूंगा, एक यूनिक ढंग से फिजिक्स और मैथ पढ़ाऊंगा। ये तो तुम जजमेंट कर ही लोगे पढ़ाने के बाद। विशेष मैं क्या कहूं, सेट और फंक्शन है, अलजेब्रा, ये सब बिल्कुल आसान है, पानी की तरह कर दोगे। तुझे लगेगा कि इतना आसान मैथमेटिक्स होता है, इसका मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। विश्वास करो कि मैं हनुमान जी तो रहता तो कलेजा चीर के दिखा देता, मैं तो हनुमान जी हूं नहीं। लेकिन तुझे कहना पड़ेगा अंतोगतवा कि सर इतना आसान क्यों है। ये तुम्हारे मुंह से सुनेंगे हम, और बहुत जल्दी सुनेंगे। मुझे 1-2 महीना का टाइम दो, ताकि मैं शुरू से सारी चीज को डील कर सकूं। विशेष मैं क्या कहूंगा, मेरा पहचान मेरा पढ़ाई होगा। अब फिजिक्स में जो है सबसे पहले हम वेक्टर पढ़ाएंगे, वेक्टर के बाद है काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। काइनेमेटिक्स में है 1 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन है। 1 डायमेंशनल मोशन में मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस है। बहुत से टीचर हमारे बच्चे को कंफ्यूज करते रहते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1 डायमेंशनल की जगह पढ़ाते हैं, वो अब नहीं चलेगा। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी तो 1 डायमेंशनल हुआ, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हुआ, या मोशन अलोंग वाई एक्सिस केवल वाई एक्सिस के अलोंग ही मोशन हुआ, उसे 1 डायमेंशनल कहा जाता है। जैसे बंधु मैं बताऊंगा कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम क्यों नहीं लिखते हैं, उसमें इनिशियल पोजीशन नहीं दिया जाता है। लेकिन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पर हो गए काइनेमेटिक्स में, तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट वी एक्स नॉट टी हाफ एक्स टी स्क्वायर होता है, वह एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन को बताता है। तो नए ढंग से जैसा कि प्रोफेसर रेजनिक और हेलिडे कहते हैं, उसके अनुसार से मैं पढ़ाऊंगा। रहा लॉ ऑफ मोशन की बात, तो लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होगा। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बच्चे समझते ही नहीं हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा, जैसे तुम सोचो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जनरली अगर मैं ये कलम है, अगर दाहिने की ओर 10 न्यूटन का बल लगाता हूं और बाएं की तरफ 10 न्यूटन का बल लगाता हूं, तो क्या न्यूटन थर्ड लॉ लागू होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक ही ऑब्जेक्ट पर 2 डिफरेंट बल लगा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ लागू होता है 2 डिफरेंट बॉडी पर, या 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम बॉडी पर। इस सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते हुए बताऊंगा कि बराबर और विपरीत बल लगने से न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होता।
वो दो डिफरेंट बॉडी भी होना चाहिए। तो ये तुम तो जजमेंट कर ही लोगे पढ़ाने के दरमियान। उसी के बाद रहा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में तो बहुत कुछ है, थर्मोडायनामिक्स में बहुत कुछ है, उसके बारे में मैं अभी क्या बोलूँगा, वो तो सिलेबस आएगा उसी के बाद बोलेंगे। अब थर्मोडायनामिक्स है, इसमें कम से कम मैं 200 ग्राफ खींचता हूँ, पीवी का ग्राफ खींचता हूं। यहाँ पर थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट क्या है, पीवी और टी को ही थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये जो है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर काम नहीं करता है। एक नए फिजिक्स की शुरुआत होती है, एक नए कोऑर्डिनेट की शुरुआत होती है जिसे हम लोग थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट कहते हैं, और एक नया फिजिक्स शुरू होगा जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम काफी डिटेल से आपको बताएंगे कि वो है क्या। अब एक्सीलरेशन और वेव, वेव के बारे में कहना ही नहीं है, ये तो आईएससी के बच्चे को लिए है। यह एक्चुअली वेव हम लोग जब एमएससी के बच्चे को पढ़ाते हैं तो वही जाके क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वेव में वेव राइट क्यों जाता है, माइनस रहने पर ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो वो राइट क्यों जाएगा, प्लस रहने पर लेफ्ट क्यों जाएगा, तो इसकी जानकारी हम वेव में उतरेंगे तब आपको डिटेल में हम बताएंगे। अब रही बात इलेक्ट्रोस्टैट की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है, एक्चुअली चार्ज इज एट रेस्ट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैट। चार्ज मोशन में नहीं होना चाहिए, उस पर सारे प्रॉपर्टी हम डील करेंगे तब आप समझेंगे कि वो है क्या। ठीक करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्ज इन मोशन है, और चार्ज इन मोशन कैसे होता है, कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, कैसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो सारी बात को बारीक ढंग से मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा। कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, सारी चीज की बताऊंगा मैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो बउआ की तरह पढ़ा दूंगा, हंसते हंसते आप पढ़ लेंगे, आपको तनिक भी टेंशन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ऑप्टिक्स है, ड्यूअल नेचर है, एटम है, इन सारी चीजों को हम लोग बारीक ढंग से प्रस्तुत करेंगे, पढ़ाने के दरमियान प्रस्तुत करेंगे, और आप समझेंगे कि कितना अंतर हो जाता है एक एमएससी पीएचडी किए हुए में। अभी के आज का जो डेट है, आज नेक्स्ट मैक्सिमम टीचर आईएससी पास हैं, बीएससी पास हैं, और आईएससी और बीएससी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने पीएचडी भी नहीं किया, उनको कोई नॉलेज नहीं है, अधूरा नॉलेज लेके बच्चे को पढ़ाते हैं और हाईली टेंशन से पढ़ाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तनिक भी टेंशन नहीं रहेगा। अगर थोड़ा सा भी तुम टेंशन फील करोगे तो डिसलाइक मारना, चुकना नहीं, वह तुम्हारा अधिकार है। लेकिन हाँ बच्चों, अगर तुझे लगे कि रियली में यह फिजिक्स सर पानी की तरह कर दिए हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब ही नहीं करना, अपने माँ पापा से भी करवाना, तभी मेरा मनोबल हौसला पूरा होगा। अगर तुमको लगे कि नहीं टीचर झूठ बोला है तो तुम्हारे हाथ में है डिसलाइक, और तुम्हारे हाथ में ही है सब कुछ। होगा मेरा काम तुम्हारे ही काम से, और होगा मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। विशेष मैं क्या कहूं। हाँ देखो बच्चों, मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की यहाँ पर व्यवस्था है। आपको लगेगा कि मुझे ऑफलाइन जाके पढ़ना है तो स्वागत है, यहाँ पर ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा। दोनों फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया है आपके लिए, ताकि आपको जिनको शौक होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ें और प्रॉब्लम वहाँ से पूछे, वैसे तो आप ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन की बात ही जुदा है। ऑफलाइन में हम आपके साथ बहुत ज़्यादा देर तक इंटरेक्ट कर सकते हैं, जितना आप चाहोगे उतना इंटरेक्शन होगा। इसलिए दोनों चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। और मेरा एड्रेस है विकास नगर, प्रभाकर कॉलोनी, नियर एसबीआई ब्रांच संदलपुर, जो कि एकदम फेमस है संदलपुर में बैंक। आप वहां पर देखेंगे, वहीं पर आपको एक बहुत बड़ा बोर्ड मिल जाएगा द प्लेजर ऑफ फिजिक्स का। डायरेक्ट मकान के अंदर भी आप इंटर कर सकते हैं। और वहाँ पटना है, संदलपुर पटना है, अब पटना 6 है। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है 9650288260। इस पर भी आप कांटेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप का भी नंबर दिया गया है, इस पर भी कर लेंगे 8700763521। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए दोनों फैसिलिटी हम अवेलेबल रखे हुए हैं। ऑनलाइन के लिए भी आपको यहाँ पर ऐप बना हुआ है, उन सारी बातों को
अच्छा हाँ, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड आप कर लेंगे। जैसा कि आपको इसमें बोर्ड पर लिखा भी हुआ है, सब एजुकेशन चेतना है। इस तरह आप लोग सारा मोबाइल नंबर देख ले सकते हैं और आप आराम से सब कुछ लोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।